हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 विज्ञान का प्री बोर्ड परीक्षा 2024 का बिल्कुल वायरल पेपर। ये जो प्री बोर्ड एग्जाम होता है ये आप सभी के क्लास 10th में, ठीक है, यानी ये आप सभी का बोर्ड एग्जाम से पहले ये एग्जाम होता है और ये कहीं कहीं स्कूलों में ये प्री बोर्ड एग्जाम चल चुका है, ठीक है, और कहीं कहीं ये जनवरी महीने से स्टार्ट होगा। तो ये जो प्री बोर्ड एग्जाम यानी अब तक जितने भी प्री बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं सभी स्कूलों में, ठीक है, सभी जगह बिल्कुल ये जो विज्ञान का प्री बोर्ड पेपर है बिल्कुल वायरल पेपर है, ठीक है, और सभी जगह यही प्री बोर्ड का पेपर आ रहा है। अगर आप सभी लोग इस पूरे पेपर की तैयारी करके प्री बोर्ड एग्जाम देने जाते हो तो आप सभी का पूरा 70 नंबर आएगा, ठीक है, और आप सभी लोग को यहाँ पे हम पूरे के पूरे आंसर के साथ बताएंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे अपना अनुक्रमांक आप सभी को लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे आप सभी को अपना नाम लिखना है, ठीक है। इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा और यहाँ पे 70 नंबर का ये रहेगा पेपर होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कुछ निर्देश दिए। सबसे पहले निर्देश क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट जो है आप सभी को, ठीक है, इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है। इसमें 2 खंड है, खंड अ खंड ब है, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या है, इस तरीके से खंड अ और खंड ब में 3 उपखंड भी है। जैसे ये साइंस का पेपर है, ठीक है, क्लास 10th का, तो इसके 3 पार्ट होते हैं, साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो इस तरीके से उसको उपखंडों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे OMR सीट में, ठीक है, जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आंसर आपको OMR आंसर सीट पे देना है। अब देखिए यहाँ से खंड अ स्टार्ट होता है, ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न जिसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सबसे पहले उपखंड क के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में दिया है किसी वस्तु से बड़ा, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है, ठीक है। अब देखिए आभासी का मतलब कि उसको देखा नहीं जा सकता, सिर्फ इमेजिंग किया जा सकता है, ठीक है, कि वहां पे कुछ न कुछ प्रतिबिंब बना हुआ है। और यहाँ पे बड़ा और आभासी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा दर्पण है जो बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण या कोई नहीं, ठीक है। तो वो अवतल दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण में बनता है, ठीक है। अवतल दर्पण में कब बनता है, जब वस्तु जो होता है, ठीक है, वस्तु की जो स्थिति होती है वो फोकस, वो ध्रुव के बीच में, ठीक है, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तब जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा और आभासी बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो भाग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप सभी के यानी प्री बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे और प्री बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होता है वो आपका बिल्कुल बोर्ड का पेपर की तरह होता है, ठीक है। यानी ये आपके पूरी किताब से क्वेश्चन इसमें आते हैं और इसके नंबर आपके बोर्ड में भी ऐड हो सकते हैं, तो इसलिए आपको इसको काफी ध्यान से समझना है, ठीक है। और जितने क्वेश्चन इसमें है ये इसमें से आप सभी के यानी कि 100% में से 50% क्वेश्चन इसी प्री बोर्ड पेपर में से आपके बोर्ड के पेपर में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे इसमें क्या था कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो होता है, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें ऑप्शन 4 है, परितारिका, दृष्टिपटल, पुतली, कार्निया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो दृष्टिपटल होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है, यानी प्रतिबिंब जो है वो दृष्टिपटल पर ही बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए तीसरा क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है। यानी यहाँ पे विचलन कोड पूछा है, ठीक है, विचलित होना यानी अपने मार्ग से विचलित होना। पीला रंग, बैगनी रंग, लाल रंग, नारंगी रंग, ठीक है। तो कौन सा रंग है, वो है बैगनी रंग। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा जो है
वो कितना हो जाता है, ठीक है, तो वो 4 गुना हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है पीतल, ठीक है, मुलायम लोहा, एल्यूमिनियम, स्टील। तो सबसे यहाँ पे जो है अधिक उपयुक्त पदार्थ जो है, ठीक है, वो मुलायम लोहा है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट। देखिए सबसे पहले कि ये जो लेंस है चारों, ठीक है, ये अवतल लेंस है, ठीक है, ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। अब यहाँ पे अवतल लेंस, सभी लेंस अवतल लेंस है। इसके बाद देखिए इसमें क्या है, पहले वाले में क्या है, इस तरीके से यहाँ पे किरण गई और यहाँ से इस पे टकराने के बाद, ठीक है, ये यहाँ से इधर चली आई, तो ये गलत है। और इसके बाद दूसरा क्या है, यहाँ से गई किरण और यहाँ से फोकस से सीधे, यानी किरण ही इधर चली आई, ये भी गलत है क्योंकि किरण नहीं आएगी, यहाँ पे लंब खींचा जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चौथा तो बिल्कुल ही गलत है और इसके बाद ऑप्शन यहाँ पे सी जो है राइट है। तो यहाँ पे क्या, जब किरण जो होता है अवतल लेंस में प्रवेश करता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, इस तरीके से वो जाता है, वो अभिलंब से, यहाँ पे ये अभिलंब है, ठीक है, तो अभिलंब से ये क्या हो जाता है, ये अभिलंब से दूर हट जाता है, ठीक है, इस तरीके से इधर चला आता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 7वां, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है टेस्ला, ओम, एम्पियर, वोल्ट, एम्पियर, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है। ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट राइट है। यहाँ से शुरू होता है उपखंड ख, यानी उपखंड ख का मतलब ये केमिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन है शुद्ध वायु है एक समांगी मिश्रण, धातुओं का मिश्रण, यौगिकों का मिश्रण, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो शुद्ध वायु जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक समांगी मिश्रण होता है, यानी इसमें कई प्रकार के गैसें मिली होती है। इसके बाद नेक्स्ट आ गया एल्कीन है, ठीक है, यहाँ पे CH3, C6, नेक्स्ट है C2CH2, इसके बाद C3H8, ठीक है, C4H10। यहाँ पे एल्कीन पूछ रखा है, ठीक है, तो एल्कीन इसमें से कौन सा है, इसमें से C3 जो है और H6 ये एल्कीन है। देखिए ये एल्कीन कैसे है, तो एल्कीन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे n पे क्या रहेगा, कार्बन की संख्या, तो कार्बन की संख्या यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन की संख्या 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा C, ठीक है, n बराबर, यहाँ पे n बराबर क्या हो गया, कार्बन की संख्या 3, तो यहाँ पे देखिए C हो गया और n का मान हम यहाँ पे 3 रखेंगे क्योंकि ये एल्कीन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा H और यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे इसका n का मान, यानी n के बराबर हम C रखे तो C का मान 3 है, तो यहाँ पे 3 रखिए तो हो जाएगा C3H6, ठीक है। तो ये एल्कीन का सूत्र है, आप लोग इस सूत्र से यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट राइट है, इस तरीके से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 10वां, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए आपके बोर्ड के पेपर में और प्री बोर्ड के पेपर में तो बिल्कुल आ ही रहा है, ठीक है। सभी जगह आप सभी के ये जो क्वेश्चन है पूछा जरूर जाएगा, बोर्ड के पेपर में भी, प्री बोर्ड के पेपर में भी। तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है, ठीक है, क्योंकि जो जल होता है वो उदासीन होता है और उदासीन कोई भी विलयन होता है उसका पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। तो यहाँ पे देखिए 11 क्वेश्चन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो होते हैं द्विव आबंध पाए जाते हैं, ठीक है, यानी डबल बांध जो है पाया जाता है, ऑप्शन ये राइट है। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन, कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का सुमेलन आप सभी को कॉलम बी के दिए गए पदार्थों के अनुप्रयोगों से कीजिए, ठीक है। ये देखिए आपका जो बोर्ड का पेपर आएगा वो बिल्कुल ऐसा आएगा, ठीक है, जिसमें यानी इस तरीके से जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है, मिलान इसको कह सकते हो आप लोग, मैच करने वाला दिया हुआ है, तो इसमें आप सभी के बोर्ड के पेपर में ऐसा ही मिलान आएगा, ठीक है। और जिस पेपर में इस तरह से मिलान आ रहा है समझिए वही पेपर रियल है, बाकी जितने भी आप लोग पेपर देख रहे हो ये मिलान नहीं है, ठीक है, यूट्यूब पर, तो वो पेपर आप लोग बिल्कुल मत देखिए क्योंकि वो पेपर बिल्कुल फेक पेपर है। और रियल पेपर ये है कि साइंस के पेपर में इस तरह से मिलान दिया रहेगा और ये बोर्ड के पेपर में आएगा। और जितना भी हमारे चैनल पे बोर्ड के पेपर, ठीक है, या प्री बोर्ड के पेपर बताए जा रहे हैं सभी बिल्कुल रियल पेपर है और 100% बिल्कुल यही पेपर आएंगे, क्योंकि
आप सभी जैसे स्टूडेंट हर साल हमारे चैनल से स्टडी करके, ठीक है, बिल्कुल जो क्वेश्चन हम बताए रहते हैं बोर्ड में बिल्कुल वही क्वेश्चन आता है हर साल, ठीक है। और हमारे चैनल से पढ़ने वाले हर साल स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में 90%, ठीक है, और 93%, 95% लाते हैं, ठीक है। और जिला टॉपर होने के साथ साथ वो प्रदेश टॉपर भी बनते हैं। तो आप सभी लोग भी अगर चैनल से हमारे स्टडी करोगे, एग्जाम की तैयारी करोगे 2024 बोर्ड की, तो आप सभी लोग भी इस बार बिल्कुल 100% आप सभी लोग भी टॉपर बनोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम ए कॉलम बी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले ए में है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, ठीक है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति का निर्माण में किया जाता है, ठीक है। और हड्डियां होती है टूट जाती है ना, हाथ के पैर के या कहीं जगह की हड्डियां जब टूट जाती है तो डॉक्टर के पास लोग जाते हैं, तो वो डॉक्टर्स होते हैं व्हाइट कलर के, ठीक है, पट्टी को लगा देते हैं। तो व्हाइट कलर की जो पट्टी होती है वही जो होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती है, ठीक है, यानी वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। अब आप सभी को पता चल गया, ठीक है। उसके बाद कास्टिक सोडा जो होता है इसका निर्माण, यानी कास्टिक सोडा में आप लोग NaOH को भी ले सकते हो, ठीक है, और KOH को भी ले सकते हो। तो इसका निर्माण जो है साबुन बनाने में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये एक प्रकार का प्रतिअम्ल है, ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर जो है ये एक प्रकार का कीटनाशक है, ठीक है, कीटाणुनाशक है, प्रतिजीवी वारुक है। यानी ये ब्लीचिंग पाउडर से पानी जो होता है ना, पानी को शुद्ध करने में उसके पानी में जितने कीटाणु होते हैं उसको, ठीक है, मारने में काम करता है। ये ब्लीचिंग पाउडर पानी को शुद्ध करने में भी काम आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमने मिलान कर दिया और यहाँ पे आपको नीचे जो है ऑप्शन दिए 4, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है आपको इसमें से चूज करना है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये हमने ए वाला ऑप्शन को किससे मिलाया है, ए वाले ऑप्शन को दूसरे से मिलाया, ठीक है। और यहाँ पे कास्टिक सोडा बी वाले ऑप्शन को हमने किससे मिलाया, पहले से। तो यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे सी वाले ऑप्शन को हमने जो है सोडियम बाइकार्बोनेट को चौथे से मिलाया हुआ है और डी वाले ऑप्शन को हमने तीसरे से मिलाया हुआ है, ठीक है। ये पहला गलत हो गया क्योंकि ए वाले ऑप्शन में क्या है कि ए वाला पहला से मिलाया गया, ठीक है, ए वाला पहला से मिलाया गया, तो ये गलत है क्योंकि ए वाला दूसरा से मिलेगा। और ए वाला देखिए दूसरा से मिला हुआ है और बी वाला जो है पहला से मिला हुआ है, ठीक है। और सी वाला जो है वो किससे मिला हुआ है, सी वाला चौथा से मिला हुआ है, डी वाला तीसरा से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है राइट है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा राइट है, बी। तो यहाँ पे इस तरीके से आप सभी को देखिए समझना है, ठीक है। जो भी चीजें हम आपको बताएंगे बिल्कुल समझा कर बताते हैं, 100% आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। अगर आप लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े फिर भी अगर हमारे चैनल से आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दोगे तो आप सभी का 95% तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। एक कमजोर स्टूडेंट का भी क्लियर है। निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है, ठीक है। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड या H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल या तेजाब कहते हैं, KOH, ठीक है, कास्टिक सोडा, जली विलियन इसका, या ग्लूकोज। तो इसमें से किसको मिलाने यानी मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा ऐसा पदार्थ है इसमें से जो ऑरेंज जो कि क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है। तो वो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जब मिलाते हैं तब होता है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए उपखंड ग, यानी यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया। किस हार्मोन के द्वारा बिना निषेचन के ही बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। तो वो है ऑक्सिन। क्या है, ऑक्सिन। देखिए कोई भी जो है पौधे हो, ठीक है, या कोई भी बिना निषेचन का, ठीक है, बीज जो है नहीं बन पाता, लेकिन इसमें से एक ऑक्सिन हार्मोन है जिसके कारण, ठीक है, बिना निषेचन का ही फल जो है वो बीज में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन। मेंडल प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मेंडल जो है वो आनुवंशिकता के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो ये जो मेंडल है जिनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है, ठीक है, ये आनुवंशिकता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है यहाँ पे 16 क्वेश्चन। शुक्राणुओं का निर्माण होता है, किसमें होता है, शुक्रवाहिकाओं में, अंडाशय में, ठीक है, बीषण में या यकृत में। तो जो यहाँ पे शुक्राणुओं का निर्माण होता है वो बीषण में होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे 17 क्वेश्चन। कूपिका यानी वायु कोष्टिका पाई जाती है, ठीक है, तो कूपिकाएं जो है वो फेफड़ों में पाई जाती है। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है 18
पौधे में जल के परिवहन हेतु होता है। ठीक है, यानी पौधे में जो जड़ों से, ठीक है, उनके पत्तों तक जो जल ले जाता है जिससे पौधे हरे भरे होते हैं, वो किसके कारण जाता है? ठीक है, तो वो जाइलम के द्वारा जाता है। जाइलम यानी जो पौधे होते हैं उनके सोर में, ठीक है, जड़ जो होते हैं, रूट, उसमें नलिकाएं पाई जाती हैं जिसे जाइलम कहा जाता है। ठीक है, उन्हीं के माध्यम से पौधे जो होते हैं वो धरती से पानी को, ठीक है, खींचते हैं, अपने अपने पत्तों को हरा भरा करते हैं, अपनी भोजन बनाते हैं। 19 क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है। ठीक है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन भारत के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो है राजेंद्र सिंह। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। तो ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 और इसके बाद आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया, वर्णनात्मक प्रश्न है। ठीक है, और इसमें पहला क्वेश्चन, और ये यहाँ पे 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पे उपखंड क दिया हुआ है पहले। ठीक है, यानी कि ये फिजिक्स से क्वेश्चन है। पहला है कि उत्तल दर्पण के द्वारा उनके ध्रुव और यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया था। ठीक है, यहाँ पे अनंत रहेगा। उत्तल दर्पण के द्वारा उनके ध्रुव और अनंत के बीच रखे एक बिंब यानी वस्तु के प्रतिबिंब का बनने वाला आपको नामांकित किरण आरेख बनाना है तथा बने हुए प्रतिबिंब के गुण बताना है। वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य, ठीक है, दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण से ही आप सभी को किरण आरेख बनाना है और वस्तु को यहाँ पे ध्रुव और अनंत के बीच में रखना है। ठीक है, तो देखिए उत्तल दर्पण जो है पहले किसको कहते हैं, किस तरह से होता है। तो यहाँ पे ये कौन सा दर्पण है? ठीक है, अभी ये कोई भी दर्पण नहीं है, जब से यहाँ पे हमने कलई किया तब जाके ये उत्तल दर्पण बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये उत्तल दर्पण है और आपको डायग्राम जो है पेंसिल से बनाना है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे हम आपको अच्छे से दिखाई पड़े इसलिए हमने यहाँ पे पेन से ही बना दिया। और ये क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, यहाँ पे जो जाती है मुख्य अक्ष है। और इसके बाद देखिए, और यहाँ पे क्या हो गया, फोकस हो गया। ठीक है, और इधर कहीं वक्रता केंद्र हो गया। अब वस्तु, और यहाँ पे ध्रुव हो गया। ठीक है, और इधर भी, इधर फोकस हो जाता है और इधर क्या हो जाते हैं, कहीं भी वक्रता केंद्र हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे समझिए, यहाँ पे इनफाइनाइट है, अनंत है, और यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ एक वस्तु रखा हुआ है। ठीक है, अनंत है और ये ध्रुव है। ठीक है, इसके बीच में वस्तु रखा हुआ है। अब यहां से जा रही किरण आरेख, पहला किरण जा रही है, तो ये क्या हुआ, दर्पण से टकराया। यहाँ पे एक हम लंब खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक लंब खींचा जाएगा। अब यहाँ से एक लंब खींचा गया है इस तरीके से, यहाँ पे सी समझिए है। ठीक है, यहाँ पे एक लंब खींचा गया। इसके बाद ये किरण यहाँ से क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद एक किरण जो है फिर आता है यहाँ से और ये वक्रता केंद्र पर आता है। ठीक है, तो ये जब किरण वक्रता केंद्र पर आता है तो ये फिर से अपने मार्ग में वापस आ जाता है। ये जा रहा है, फिर उसके के बाद वक्रता केंद्र से फिर से, और उसके बाद ये जो किरण है, ठीक है, यहाँ से जब इसको हम पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं परावर्तित किरणों को, तो ये जो है ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, ये फोकस का बिंदु है तो यहाँ से फोकस से होकर चली गई। अब ये वक्रता केंद्र वाली किरण, और इसको जो हमने यहाँ पे आया है किरण परावर्तित हुआ है, इसको पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये ध्रुव और फोकस के बीच में यहाँ पे ये दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, इस तरह से डैश डैश, क्योंकि यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा, यानी ऐसे बन रहा है, ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। ये वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बना है। ठीक है, तो इस तरीके से वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। और ये जो आप लोग वस्तु देख रहे हो कि आप लोग काफी बड़ा है। ठीक है, बड़ा है, लेकिन ये प्रतिबिंब इसके अपेक्षा क्या बना है, छोटा बना हुआ है। ठीक है, और ये वास्तविक प्रतिबिंब है और बाकी ये जो प्रतिबिंब है ये आभासी प्रतिबिंब बना हुआ है। और ये
इस जैसे है, ठीक है, उसी तरीके से सीधा बना हुआ है, उल्टा ये नहीं बना हुआ है, लेकिन ये वस्तु की अपेक्षा छोटा बना हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जो इसका गुण है उसमें आप सभी लोग, ठीक है, यही लिखिएगा। आप सभी लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए। आप लोग पेन और, ठीक है, कॉपी को लेकर बैठा कीजिए। जो भी चीजें हम आपको इम्पोर्टेंट चीजें बताए उसको आप लोग नोट कर लिया करिए, जिससे आपको पढ़ने में काफी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, काफी सरल होगा। अब देखिए गुण में आप सभी लोग लिखिए कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, ठीक है, और ये वस्तु से छोटा बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से। और इसमें क्या था, एक क्वेश्चन इसमें क्या था कि पहले तो किरण आरेख हमने बना दिया, उसके बाद इसका गुण बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। ठीक है, तो क्यों देते हैं, क्योंकि ये वाहनों में इसे इसलिए वरीयता दी जाती है क्योंकि इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो अधिक बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा और ऐसे ही आपको इसको डायग्राम को बना लेना है अच्छे तरीके से। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, चित्र बनाकर समझाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे, ठीक है, संशोधित किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भी जो बोर्ड के पेपर हम बता चुके 2024 के, उसमें वो जो है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दोनों हम बताए हुए। इस क्वेश्चन में दीर्घ दृष्टि दोष आया हुआ है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आएंगे। तो आप सभी को बताना है, एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र जो है, ठीक है, नेत्र का निकट बिंदु है जो है 75 सेमी है निकट बिंदु, और इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, यहाँ पे है फोकस दूरी क्या होगी, सामान्य नेत्र का निकट बिंदु जो है 25 सेमी दिया हुआ है, यानी वस्तु का दूरी जो है 25 सेमी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे फोकस दूरी यानी एफ का मान आप सभी को निकालना है। तो सबसे पहले देखिए ये जो मान दिया हुआ है ये निकट बिंदु यानी 75 सेमी जो मान दिया हुआ है, ठीक है, ये प्रतिबिंब का मान दिया जो 75 सेमी दिया हुआ है। ठीक है, ये v का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा v बराबर -75। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पे ये उत्तल लेंस है। ठीक है, ये उत्तल लेंस है और इधर जो मान रहे यानी इधर जो मान रहता है, ठीक है, वो माइनस में होता है और इधर जो होता है प्लस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे k बराबर 25 दिया हुआ है, तो ये माइनस में ही होगा क्योंकि माइनस दिया, और प्रतिबिंब बनेगा इधर ही, तो ये भी किस में हो जाएगा, माइनस में। तो इस तरीके से v बराबर -75 और u बराबर माइनस यहाँ पे कितना मान दिया था, 25। ठीक है, हमने आप सभी को बताया कि 25 मान दिया है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे 25 सेमी। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस a/u बराबर 1/f। ठीक है, ये इस सूत्र से, ये लेंस का सूत्र है, इसी से हम यहाँ पे इसको निकालेंगे। तो 1/v बराबर जो है -75 दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे -1/-25 इक्वल यहाँ पे 1/f। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 1/-75 और ये जो है माइनस माइनस जो है कट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 1/25 और यहाँ पे 1/f। ठीक है, बराबर 1/f। अब देखिए यहाँ से हम इसका 75 जो है एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 75 कम 75, तो यहाँ पे -1 और प्लस यहाँ पे 25 तिहाई 75, तो यहाँ पे हो गया इस तरीके से बराबर 1/f। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये जो है इसमें से -1 प्लस 3 में से जाएगा, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 75 बराबर 1/f। ठीक है, अब देखिए f बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 75/2। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें जब आप सभी लोग भाग दोगे तो यहाँ पे 2 का 7 में कितने बार में जाएगा, 2 तिहाई के 6 होता है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे 6 हो गया, अब बाकी 1 बचा, 1 जो है 15 में चला गया तो ये 15 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 7 14। ठीक है, 2 7 14 हो गया, बचा 1। अब 1 में क्या है, 2 का नहीं जाएगा, यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 2 5 10। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे f बराबर जो है 37.5 सेमी फोकस का मान आ गया। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। एक विद्युत बल्ब,
ठीक है, 80 वोल्ट पर संचालित करने के लिए कितना प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए जिससे ये उतनी ही धारा ले। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम पहले से बता चुके हैं आप सभी लोग। ठीक है, हमारे चैनल पे जो साइंस का प्लेलिस्ट है उसमें आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे जैसे R बराबर जो होता है वो रो, ठीक है, यल बटे के ए होता है। तो चालक का प्रतिरोध यहाँ से आप लोग जान सकते हो कि चालक का जो प्रतिरोध है, ठीक है, वो यहाँ पे पदार्थों की प्रकृति पे यानी प्रतिरोधकता पे निर्भर करता है, और जो है चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, और चालक के प्रतिरोध यहाँ पे जो है ए यानी क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, मोटाई पे निर्भर करता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। बाकी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पे चौथा, 1 किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? एक विद्युत केतली पर 220 वोल्ट और 2.2 किलोवाट अंकित है। ठीक है, यह 3 घंटे के लिए कार्य करती है, तो प्रयुक्त ऊर्जा प्रवाहित विद्युत धारा की गणना आप सभी को करना है। ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन है। अब तक जितने क्वेश्चन थे 4 नंबर। अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है पूरा सॉल्व करके बताएंगे हम आप सभी को। ठीक है, तो सबसे पहले कि आपको यहाँ पे परिभाषा लिखना है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा की परिभाषा क्या होता है? यह ऊर्जा का वाणिज्य इकाई है और इसे एक यूनिट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मात्रक के रूप में। यह ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो 1 किलोवाट शक्ति का विद्युत यंत्र 1 घंटे में खर्च करता है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आपको कैसे लिख देना है? यहाँ पे 3.6 इंटू 10 के पावर 6, 10 के पावर यहाँ पे 6 रहेगा इसको। ठीक है, 10 के पावर 6 वाट सेकेंड भी आप लोग लिख सकते हो। लोग इसको 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से इसका मान है। आप लोग इस तरह से पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ऐसे आप लोग लिख लिख कर तैयार कर लीजिए कि जो इसमें सवाल दिया है वो कैसे हल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र P बराबर W/T होता है, और इसी सूत्र पे ये जो है मान रखाएंगे और हल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमें W बराबर निकालना है, तो W बराबर क्या हो जाएगा? P, और ये जो भाग में है ये इधर इंटू में हो जाएगा। ठीक है, P इंटू T, इस सूत्र पे अब रख के निकालना है मान। तो P का मान दिया हुआ है, P का मान जो है कितना दिया है? किलोवाट घंटा। ठीक है, वाट मात्रक दिया है, यानी P का मान ये है और ये किलोवाट में है, तो यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा? 2.2। ठीक है, और देखिए यहाँ पे किलोवाट घंटा दिया हुआ है। ठीक है, तो इस किलोवाट घंटे को यहाँ पे हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसका आंसर हम किलोवाट में ही निकालेंगे, किलो में ही। और इसमें T का मान जो है वो 3 घंटे दिया है, तो इसको भी हम नहीं चेंज करेंगे, यहाँ पे 3 घंटा ही लिख देंगे। ठीक है, तो W बराबर क्या हो जाएगा? 3 दूना के 6, और इसका इसमें हो जाएगा 3 दूना के 6। ठीक है, तो 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, और यहाँ पे हो गया यानी 6.6 किलोवाट घंटा। ठीक है, यानी आपको चेंज नहीं करना है, तो उसी में आपको मान भी ले आना है। तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो गया। और इसके बाद देखिए इसमें और भी यहाँ पे धारा का मान पूछा है। ठीक है, तो अब धारा का मान आपको कैसे निकालना है इसमें? तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा P बराबर, ठीक है, I इंटू V, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या है, अब आपको हमें I के बराबर निकालना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा? ये दोनों इंटू में है और ये बराबर के इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे P बटे के V हो जाएगा। अब इस सूत्र पे मान को रख देना है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे बोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, बोल्ट यानी ये V का मान है, V का मान जो है वो 220 है, V का मान 220 है। और उसके बाद यहाँ पे जो वाट है, यानी कि यहाँ पे जो पावर का मान दिया हुआ है, पावर का मान 2.2 किलोवाट लिखा हुआ है। ठीक है, किलोवाट में दिया हुआ है, तो अब इसको हम किलो को बदल देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 2.2। ठीक है, और यहाँ पे हम इसमें 1000 का क्या कर देंगे, इसको किलोवाट को जो है चेंज करने के लिए हम 1000 का इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो गया? I बराबर यहाँ पे इसमें जब हम 1000 का गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 और इसमें 2 शून्य। ठीक है, यानी इसके जो दशमलव है वो यहाँ पे समाप्त हो जाएंगे और 2 जीरो लास्ट में बढ़ जाएंगे, और बाकी ये 200
220 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पे ये 220 से ये 10 बार में कट गया, तो आई बराबर क्या हो गया 10 और यहाँ पे एम्पियर। ठीक है, 10 एम्पियर। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह आपको नेक्स्ट है यहाँ पे अथवा इसको कीजिए या इस क्वेश्चन को कीजिए। किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल को बढ़ाने के लिए किन दो उपाय बताइए। ठीक है, किन्हीं दो उपाय को आपको बताना है। इस प्रभाव पर कार्य करने वाले एक उपकरण का नाम भी बताना है और आपको नामांकित चित्र की सहायता से जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है उसको भी आप सभी को लिखना है। ठीक है, तो इसका हमने आंसर बता चुका है, आप लोग चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। यहाँ से स्टार्ट होता है उपखंड ख। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित यौगिकों को आप सभी का यानी यौगिकों का IUPAC नाम जो है वही आप सभी को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH एकल बॉन्ड CH2Cl। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले कि जो क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, वो एक यहाँ पे है 2 3। ठीक है, यानी तीसरे नंबर पे क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप सभी को लिखना है 3 क्लोरो। क्लोरीन लगा तो उसको क्या कहेंगे, क्लोरो। ठीक है, 3 क्लोरो और उसके बाद यहाँ पे एक कार्बन को मेथ, दूसरे को यानी एक कार्बन को मेथेन, दूसरे कार्बन को एथेन और तीसरे कार्बन को प्रोपेन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है यानी इसमें इन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोपीन, यानी 3 कार्बन है तो ये प्रोप हो गया, 3 कार्बन को प्रोपेन हमने आप सभी को बताया और यहाँ पे 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं। ठीक है, और प्रोपेन में जब हम इन जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा प्रोपीन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 क्लोरो प्रोपीन। ठीक है, देखिए हम आपको इतने अच्छे से समझा रहे हैं, ऐसे आपका कोई आप तो देखिए इस तरीके से हम आप सभी को समझा रहे हैं। ठीक है, ऐसा आप सभी को पूरे YouTube पर कोई नहीं बताएगा, तो आप सभी लोग ठीक है वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर शेयर कीजिएगा। हम आप सभी लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और आपके बोर्ड एग्जाम भी बहुत करीब है। ठीक है, आप लोग भी मेहनत कीजिए काफी अच्छे तरीके से और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाइए। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे बी, तो ये जो है 4 नंबर का है। ठीक है, बी वाला है यहाँ पे CH3 और एकल बॉन्ड CH। ठीक है, इस पे यहाँ पे OH जुड़ा है यानी कि एल्कोहलिक समूह जुड़ा हुआ है और यहाँ पे COOH जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले आप सभी को यहाँ से काउंट करना 1 2। ठीक है, और यहाँ पे 3 हो गया। तो अब यहाँ पे आप सभी को पहले क्या है, जब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे OH समूह जुड़ा है यानी हाइड्रोक्सी समूह। ठीक है, तो कितने नंबर पे जुड़ा है, दूसरे नंबर पे 1 और दूसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सी समूह। तो यहाँ पे आप सभी को क्या लिखना है 2 हाइड्रोक्सी ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी और उसके बाद यहाँ पे कितने कार्बन है 1 2 3 कार्बन को क्या कहते हैं प्रोपेन कहते हैं और इसमें क्या जुड़ा है यहाँ पे COOH। ठीक है, यानी ओइक एसिड जुड़ा हुआ है, ओइक एसिड, ओइक अम्ल या एसिड। ठीक है, अब इसमें क्या है 3 कार्बन है तो यहाँ पे प्रोपेन प्लस ओइक एसिड को अगर आप लोग ऐड करोगे तो यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको देखिए नोट कर लीजिए। ये जो चीजें सिर्फ आपको इतना ही नोट करना है, ये ठीक है, ये चीजें हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पे इसका हो गया, इसका हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे सी वाला, ये जो है इस तरीके से कुछ है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, CH5 और इससे यहाँ पे एकल बॉन्ड C2H5। ठीक है, यहाँ पे एकल बॉन्ड C2H5, ऊपर जो है CH2 एकल बॉन्ड CH। ठीक है, उसके बाद एकल बॉन्ड CH2, इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 अगर कार्बन, 6 कार्बन को क्या कहते हैं, 6 कार्बन को हेप्टेन कहते हैं। ठीक है, हेप्टेन। अब यहाँ पे क्या है, इससे जुड़ा हुआ है
यानी यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे अब इसको जब हम इस तरीके से, और यहाँ पे ठीक है जुड़ा हुआ है एथिल, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 4 एथिल हेप्टेन, ठीक है, 4 एथिल हेप्टेन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो दिया हुआ है H एकल बंध C, ठीक है, C से जुड़ा हुआ है कार्बन से, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, आयोडीन जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ब्रोमो जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको यहाँ से काउंट करना है, यानी ब्रोमो से, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रोमो, ब्रोमो क्लोरो, ठीक है, ब्रोमो क्लोरो आयोडो, आयोडीन को आयोडो कहते हैं, आयोडो। और उसके बाद एक कार्बन है तो इसको CH है, तो एक कार्बन है तो इसको मेथेन कहेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रोमो क्लोरो आयोडो मेथेन, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको नोट कर लीजिए पूरा जो भी चीजें है। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाना है आपको, ठीक है। यानी मिसेल जो होता है ना बनना, उसको आप सभी को समझाना है, जो इस तरह से मिसेल बनता है। तो आप सभी लोग इसका, ठीक है, साबुनीकरण का हमने पूरा प्रक्रिया एक ही वीडियो में बताया हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर साइंस के देख लीजिएगा। हमारे चैनल पे आप लोग देखिए, डेली विजिट करके जितने भी वीडियोज आते हैं सभी को आप लोग देखिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को आप सभी को संतुलित करना है, ठीक है। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को आप सभी को संतुलित करना है, ठीक है। यहाँ पे समीकरण दिए हुए, आपको इसको संतुलित करना है। ये भी जो है 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले C6H12O6 प्लस O2, ठीक है, और यहाँ पे रिएक्शन करने के बाद CO2 प्लस H2O, इस तरीके से बना। हम आप सभी को बता दें कि जितना इधर जिन तत्वों की संख्या जितनी रहेगी उतना इस तीर के निशान के बाद, ठीक है, यानी रिएक्शन करने के बाद उतनी ही संख्या जो है रहनी चाहिए और उतनी ही संख्या में होनी चाहिए, ठीक है। जितनी संख्या इधर कार्बन की है उतनी संख्या इधर कार्बन की तीर के निशान की इधर होनी चाहिए, ठीक है। इसको देखिए अब कैसे संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले C6H12O6 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा C6H12O6, और इसके बाद यहाँ पे O2 दिया था, और इसके बाद यहाँ पे CO2 प्लस यहाँ पे H2O, ठीक है। इस तरीके से बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इधर तो 6 कार्बन है लेकिन इधर सिर्फ एक ही कार्बन है, तो इन दोनों की तरफ जो है कार्बन की संख्या बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, यानी कि यहाँ पे हमने कार्बन की संख्या को 6 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने जब 6 लगा दिया तो कार्बन की संख्या 6 हो गई। अब इसके बाद देखिए, और ऑक्सीजन के आगे यहाँ पे 2 लगा है, तो 2 का इसमें आप लोग को क्या करना है, गुणा करना है। तो 6 दूना के 12 इधर ऑक्सीजन है और एक इधर 13 ऑक्सीजन है, और इधर तो 6 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे 8 ही है। तो अब आपको इधर भी बैलेंस करना है ऑक्सीजन की संख्या, उधर भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को देखिए क्या करना है, यहाँ पे आप सभी को 6 कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे 6 दूना के 12 और यहाँ पे 6, ठीक है, 12 6 18 हो गया। इधर जो है 18 नहीं हुआ। अब यहाँ पे आप सभी को, और इधर जो है हाइड्रोजन की संख्या 12 है, अब इधर 2 ही है, तो इधर हमने इस तरीके से क्या कितना कर दिया, यहाँ पे 6 कर दिया, ठीक है। तो इधर क्या हो गया, 6 दूना के 12, यानी हाइड्रोजन की संख्या तो बैलेंस है, लेकिन और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या इधर हमने 6 कर दिया, तो ऑक्सीजन की संख्या ये 2 जहाँ पे लगा है तो इसका गुणा होकर 12 हो जाएगा, लेकिन ये जो ऑक्सीजन की संख्या है ये जितना इधर संख्या होगी उतनी ही होगी। तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पे 6 दूना के 12, ठीक है, यहाँ पे 18 और इधर 6 इधर है, ठीक है, और 6 दूना के 12 18 इधर, यानी दोनों तरफ ऑक्सीजन की संख्या भी बैलेंस है, सभी तत्वों की संख्या बैलेंस है। तो इस तरह से आपको, ठीक है, बैलेंस करना है इसको, यानी आप सभी को यहाँ पे 6 कर देना है, यहाँ पे आप सभी को 6 कर देना है, ठीक है, और यहाँ पे आप सभी को 6 कर देना है। इस तरह से बैलेंस हो गया, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें ये वाला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपको लिखना है Ca, ठीक है, CO3 कैल्शियम कार्बोनेट HCl, ठीक है, इसके बाद CaCl2
प्लस H2O प्लस CO2। अब देखिए इसको आपको कैसे बैलेंस करना है। तो सबसे पहले कि यहाँ पे Cl2 लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इधर 2 कर दीजिए, जिससे ये क्लोरीन की संख्या 2 हो गई, हाइड्रोजन भी 2 हो गए, ठीक है। तो हाइड्रोजन तो यहाँ पे 2 निकला हुआ है। अब इसके बाद क्या है कि इधर यहाँ पे CaCO3 है, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ से आप लोग CO2 को निकाल दोगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना बचेगा, 1, तो यहाँ पे CO2 हो गया, 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने 2 लगा दिया तो सभी बैलेंस हो गए। तो यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे 2 लगाना है सिर्फ। नेक्स्ट है N2 प्लस H2, ठीक है, NH3 बना दिया, यानी अमोनिया बना दिया। तो यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग इस तरीके से 3 कर दोगे और यहाँ पे जो है 2 कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 दूना के 6 और 3 दूना के 6 हाइड्रोजन इधर भी, 6 इधर भी, नाइट्रोजन की संख्या 2 इधर है तो 2 इधर हमने लगा दिया तो हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, MnO2 प्लस यहाँ पे HCl, ठीक है, MnCl2 प्लस H2O बना है। तो इसको अब आपको कैसे बैलेंस करना है, तो यहाँ पे आप सभी को 4 कर देना है, ठीक है। 4 यहाँ पे कर दिए, 4 HCl, तो यहाँ पे आप सभी लोग 2 ऐसे कर दिए तो ये बैलेंस हो गया। आप सभी लोग इसको काउंट करके देखिए कि इधर जितनी संख्या तत्वों की है, क्या ये तीर के निशान की इधर भी उतनी संख्या है, आप लोग इसको बैलेंस करके बताइएगा। नेक्स्ट है अथवा, निम्नलिखित पे संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है, यानी इसको कीजिए या अथवा वाला आप सभी को इसको टिप्पणी लिखना है। इस पे ऑक्सीकरण अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया, भर्जन, ठीक है, ये हमने काफी अच्छे तरीके से बताया हुआ है, आप सभी लोग जाकर चैनल पे विजिट करके देखिए। उपखंड ग आ गया जो कि 4 नंबर का है। सबसे पहला यही कि मेंडल के नियमों का वर्णन करना। मेंडल ने 3 नियम दिया था जिसका वर्णन आप सभी लोग कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आवृतबीजी पौधे में निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तनों का आपको विवरण देना है, ठीक है। तो निषेचन के पश्चात पहले क्या होता है, फल बनता है, उसके बाद बीज बनते हैं, इस तरीके से आप सभी को उसका वर्णन करना है। काफी सरल है, आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के, ठीक है, आर का वर्णन करना है, यानी 5 प्रकार के जो कारण है उसका वर्णन करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन है, मानव के नर प्रजनन तंत्र का आप सभी को वर्णन करना है। और 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका फिगर भी बना लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नर और मादा दोनों में से जरूर एक आएगा। अथवा है, आप लोग चित्र बनाइए या इस तरह से एक क्वेश्चन है उसको कीजिए। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पर एक निबंध आप सभी को लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन को हमने अभी हमने 3-4 दिन हो रहा है, ठीक है, हमने एक बोर्ड के पेपर को बताया साइंस का, उसमें हम पूरा इसका आंसर बताया, आप लोग वहां से जाकर देख लीजिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है आप सभी का प्री बोर्ड का साइंस का पेपर क्लास 10th का। आप सभी लोग इसको पूरा तैयार कर लीजिएगा जरूर, बिल्कुल ऐसे ही इसमें आपके जितने इसमें क्वेश्चन थे सभी आपके पेपर में आएंगे। और इससे पहले हम हिंदी का, ठीक है, मैथ के पेपर को बना चुके हैं। और उसके बाद आपको जो भी पेपर चाहिएगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। और आप सभी का प्री बोर्ड एग्जाम कब है, ठीक है, आप लोग जरूर बताइएगा, हम आपको तुरंत और भी जितने भी पेपर हैं, ठीक है, सभी को हम आप सभी को बता देंगे। और इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में और अपनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो, आपकी तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है और आपको बोर्ड एग्जाम में फेल होने की डर है, तो आप सभी को इसी वीडियो के लास्ट में 4 प्लेलिस्ट दिखेंगे, ठीक है, उसमें हम आपको सभी सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक बताए। आप सभी लोग उसी प्लेलिस्ट पे क्लिक करके सभी वीडियो को देख लीजिएगा, 100% आप सभी लोग पास हो जाओगे।